के दौरान सड़क से लेकर संसद तक तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो तैर रहे हैं, उन पर बहस हो रही है, उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, राजस्थान में भी हाल ही में परिवर्तन हुआ है, राजस्थान से वो खुद आते हैं, उनसे बात करेंगे। ओम माथुर जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो इस वक्त जो संसद में चल रहा है, संसद बेसिकली लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर की नीति बनती है, जनता के विषय को लेकर तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस वक्त संसद चल नहीं पा रही और उसका कारण है कि एक मुद्दा बार बार तैर रहा है। बीजेपी कहती है कि विदेशी धरती पर पहुंचकर राहुल गांधी ने देश के बारे में जो बातें की हैं उस पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जनाब अडानी को लेकर सबसे पहले जेपीसी की मांग करो। इस बीच गतिरोध बना हुआ है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि साहब ये पहली मर्तबा है जब सरकार की ओर से गतिरोध बना है। क्या कहेंगे, क्या लोकतंत्र में ये चीजें ठीक है? हर संसद का मैं 2 टर्म रहा हूँ पूरा मेंबर, और कई कमेटियों में भी रहा हूँ जी। एक बायलॉज बना हुआ है, किसी न किसी नियम की तरफ उठाया जाता है। अब जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बाहर जाकर के एक देश की इमेज खराब करना जी। और यहाँ के महापुरुषों के बारे में उटपटांग बोलना, तो क्या ये इस देश को बर्दाश्त करना चाहिए? आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय जिन जिन लोगों ने आज़ादी को लाने के लिए योगदान दिया, उनमें से छांट छांट कर लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बोलना, और यहाँ तक कि विदेश में जाकर के देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, और ये कोई हमारे साथ नहीं कर रहे। आपको ध्यान होगा ये वही राहुल गांधी जी है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री का पेपर माइक से लेकर के फाड़ दिया था जी। तो क्या ऐसे दुनिया की कह दो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी का नेता, जो अपने आप को अध्यक्ष नहीं बन सका लेकिन अध्यक्ष से ज़्यादा पावरफुल नेता, इस तरह का विदेशों में जाके व्यवहार करे? एक तो वो समय था जब कांग्रेस द्वारा अटल जी को बाहर भेजा जाता था जी। तो क्या उनको वो कांग्रेस को समय याद नहीं है? और जब चर्चा करनी है तो हर विषय पे चर्चा करनी चाहिए। किसने मना किया? चर्चा के लिए सदैव खुले रहते हैं, लेकिन चर्चा आप कमेटी में बैठ के अलग करते हो। सवेरे हमेशा हाउस से पहले 10 मिनट 15 मिनट सभी पार्टियों के लीडर्स बैठते हैं, चेयरमैन के साथ बैठते हैं, विषय तय होते हैं, सबका टाइम तय होता है, और आप नए नए कोई ना कोई विषय डालते रहते हो। और इधर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे, बाहर विदेश में जाके भारत तोड़ो की यात्रा कर रहे हैं। तो क्या किसी देश के इतने बड़े नेता को, हालांकि साधारण व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता, उसको इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए? तो क्यों नहीं राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए? और 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट भी राहुल जी को डायरेक्शन दे चुका है जी कि आपको ऐसे शब्दों में सॉरी करनी चाहिए, और ये उनको ध्यान है। तो क्या हम बिलो दी बेल्ट बोलते जाएंगे? क्या हमको शब्दों की मर्यादा नहीं रखनी चाहिए क्या? इसलिए ये मर्यादा नहीं रखने के कारण भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सबसे पहले तो उन्होंने देश के बाहर जाकर के जो शब्द बोले उनके लिए सॉरी करें। और आज हम नहीं कह रहे, जिसके साथ उन्होंने पिछले दिनों सरकार चलाई, वो जब सावरकर के बारे में मिले तो उनको भी कल शिवसेना को भी कहना पड़ा कि आगे से अगर ये आप बोलते रहोगे हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो पहले कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर और इटसेल्फ राहुल गांधी जी अपने गिरेबान में झांके। अडानी के मुद्दे को लोग जो बात की जा रही है जांच को लेकर, उस पर क्या है आपका? कुछ देखिए, जेपीसी को जांच आप डिबेट करो ना। अडानी जी का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें उनका काम नहीं चल रहा है? अभी राजस्थान में उन्होंने एमओयू करके गए और बड़ा भारी 2-2 पेज के विज्ञापन अशोक गहलोत जी ने दिए, भूपेश बघेल जी ने किए। तो अडानी जी है, और जो उसको भी लाओ ना आप धरती पर, कौन मना किया? तो खाली एक अडानी का विषय लेकर के किसी का, और ये कोई शुरुआत बीजेपी ने नहीं की है। पीपीपी मोड पे लाने का शुरुआत आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने की थी। तो ये जो अपने गिरेबान में झाके पहले हम कहाँ गलती, और उनको कोई विषय नहीं मिल रहा बेसिकली, वो सीधे टक्कर में नहीं आ रहे। तो उनको लगता है कि हम हाउस नहीं चलने दें, हम हाउस में नए नए विषय लावे, चाहे जैसे बोलते रहे, और ताकि मोदी जी की जो छवि वर्ल्ड वाइड बन रही है वो छवि को कितना डैमेज करे। मोदी जी की छवि को डैमेज नहीं कर सकते। यानी यहाँ तक कोई बोले कि मोदी तो, मतलब इतने हल्के शब्दों में मेरे जबान पे नहीं ला सकता, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कौन बोल रहा है? कौन रोक रहा है? और पूरे भारत जोड़ो यात्रा में कौन ऐसे लोग इनके साथ जुड़े रहे? कौन राहुल गांधी जी का हाथ से हाथ मिला के थे जिसने भारत के विकास को रोका है? तो ये निश्चित रूप से राहुल गांधी को सोचना होगा। देश अब विकास की ओर बढ़ चुका है, और आदरणीय मोदी जी ने 14 के बाद पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदला है।
जो राजनीति अब तक जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, नेतावाद उस पर चल रही थी, उस राजनीति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकासवाद की ओर ले गए। और इसलिए विकास जब देश में हो रहा हुआ दिख रहा है तो इनको जलन हो रही है, उस कारण चीज है। तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, बीआरएस हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर एनसीपी हो, आरजेडी हो, सब पार्टियां एक मंच पर आ रही है कांग्रेस के साथ। और मंच पर आ रही तो उनका ये कहना है कि जहां जहां इन पार्टियों की सरकारें हैं, जिन राज्यों में, वहां पर केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हैं, लेकिन जहां पर इन राज्यों की सरकारें नहीं, यानी कि बीजेपी की सरकारें, वहां केंद्रीय एजेंसियां नहीं जाती हैं। महाराष्ट्र में जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी, वहां पर केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव थी। जिस दिन बीजेपी की सरकार, वहां शिंदे गुट शिवसेना बन गई, उसके दिन कोई छापा कोई नहीं पड़ रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय एजेंसियों को ये केस कब के हैं, पहले तो उनको उसमें जाना चाहिए। ये कोई एक दिन में नहीं जाएगी कोई भी केस। पुराने केस कोर्ट के माध्यम से, सबके अलग अलग कोर्ट है, सीबीआई का अलग है, ईडी का अलग है, कोर्ट के माध्यम से जैसे जैसे ऑन पेपर आता रहता है लाइन पे, तो वो जाते। मैं ये कहता हूँ कि इसमें डरने की कहाँ जरूरत है, वो उनसे मुकाबला करे ना, उनसे जांच, अपनी जांच में हमारे ऊपर नहीं हुई क्या? आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को घंटों तक एसआईटी ने इंट्रोगेशन किया, घंटों तक, कई दिनों तक। भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहीं पूरे देश में इशू नहीं बनाया। जो पूछते थे, हमारे मुख्यमंत्री जाते थे, मैं तो उस समय वहां का प्रभारी भी था, जाते थे, धड़ल्ले जब तक कुछ नहीं हुआ। आज जो गृह मंत्री, उनको किस तरह से किया गया, हमने तो कोई पूरे देश भर में आंदोलन नहीं बोला। इनको इतना डर क्यों लग रहा है कि कोई मान लो ईडी जा रही है या सीबीआई जा रही है, तो डरने की क्या जरूरत है? अरे आपने क्या किया, ये भी तो पूछो। और आप जब 10 साल राज में रहे, जब आदरणीय सोनिया जी प्रमुख रूप से सरकार चला रही थी पीछे बैठ के, तो उस समय कितने कांड हुए? कौन सी एजेंसियों ने किए? क्या भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने किए थे क्या? तो इनको पहले सोचना चाहिए कि ये जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां, खाली भोपू बोलने से, बड़बड़ बोलने से कुछ नहीं चलने वाला। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जाती है, और उसमें डरने की क्या जरूरत है? क्यों डर रहे हैं वो? कहाँ परेशानी है उनको? करने दीजिए, कितने दिन करेंगे? आज करके बाद अगर सब कुछ है तो कोर्ट में सामने आ जाएगा। कोर्ट में सामने आएगा, और कोर्ट सबके लिए सुरक्षित है। आप मान लो नीचे गेट है, ऊपर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक है, कोर्ट सारा निर्णय कर रहा, और हिंदुस्तान के नागरिकों को कोर्ट के प्रति बड़ी आस्था है, उनको मानना है कोर्ट सही जवाब, तो डर क्यों रहे? मेरा ये प्रश्न है। अब तो विपक्ष ये भी कहने लगा थे आपको, आप तो अप्रत्यक्ष तौर पर कोर्ट को भी दबाने लगे हैं, कुछ ऐसे बयान सरकार की ओर से आ रहे हैं। ऐसे नहीं यार, देखिए, लोग, संसद सर्वोच्च है, और इसलिए संसद को अधिकार है कि वो क्या कानून रहे, क्या कानून नहीं रहे, कानून में क्या बदलाव रहे, ये सब चीजें नहीं है। तो इस नाते किसी के बयान आते हैं तो वो संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आते हैं। और ये तो संसद तो सर्वोच्च संसद हमारी, संसद जो चाहे जो कर सकती है। इसलिए इसमें कई इशू नहीं मिलने की वजह से जनता के बीच जा नहीं रहे। भारत जोड़ने की बात कही, भारत जुड़ा नहीं इनसे, फिर इन्होंने हाथ से हाथ जोड़ोगे यात्रा, उसका रेस्पॉन्स गाँवों में नहीं मिल रहा है। तो किस प्रकार से एक वायुमंडल पिक्चर में बने रहे, वो मात्र इनका काम, और कुछ काम नहीं। ओम जी, करीब 4 दशक हो गए, 4 दशक से मैं आपके काम के बारे में, आपके जनता से जुड़ाव के बारे में, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के बारे में, संगठन में जो आपने काम किया, तमाम जो चैलेंजिंग स्टेट्स हैं वो आपको दिए गए, आपने वहाँ पर सरकारों को बनाया, संगठन को खड़ा किया। लेकिन जब अपने प्रदेश की बात आती है तो ऐसा क्या डर है कुछ लोगों का कि आपको अपने प्रदेश में वो भूमिका नहीं मिल पाती है जिसकी दरकार होनी चाहिए प्रदेश के हित को लेकर? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, राजस्थान के चप्पे चप्पे पर आपकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं से आपका जुड़ाव है। अब आपको छत्तीसगढ़ जैसा राज्य दे दिया है। अब एक नेता अपने प्रदेश को देखेगा या ठीक उसी समय दूसरे प्रदेश को देखेगा? देखिए, मैं 1972 से संघर्ष से शुरुआत करके हमेशा अपना आपको कार्यकर्ता भूमिका में रखा है, और मेरा ऐसा मानना है कि बाकी सारी भूमिकाएं टेम्परेरी है। अगर स्थायी कोई भूमिका किसी नेता की है तो कार्यकर्ता की है। तो मैं इस भाव से काम करता हूँ। और जहाँ तक आपने राजस्थान का पूछा, तो राजस्थान में हमने लगभग 13 साल सरकार भी चलाई है, 9 साल सरकार भी चलाई है, मिली जुली सरकारें चलाई है, 90 के दशक में सरकार चलाई है। और जब राम जन्मभूमि आनंद था, बाकी सरकारें भंग की थी, उस समय भी हम अकेले थे जिन्होंने सरकार पुणे 93 में बनाई थी। तो वहाँ भी मैंने सारी भूमिका निभा रही है, संगठन मंत्री रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन पार्टी का, कार्यकर्ता का अगर व्यक्तित्व ऐसा है कि वो एक जगह नहीं 4 जगह भी काम कर सकता है, तो अगर आप जैसा आपका शब्दों का उपयोग करूँ कि टफ ऐसे मुझे चैलेंज दिए जाते, तो आखिर कुछ ना कुछ केंद्रीय नेतृत्व तो मुझ में कोई क्षमता देखी होगी, तो मुझे ऐसी चीज दी थी। और मैं निसंकोच भाव से, देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।
और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से खड़ा हो जाता तो दुनिया में कोई उसको नहीं हरा सकता। तो मैं उस आधार पर यूपी गया, उसी आधार पर गुजरात गया, उसी आधार पर महाराष्ट्र गया, उसी आधार पर मध्य प्रदेश गया, ऐसे लगभग 7-8 ऐसे प्रांत है जहाँ मैं प्रभारी की भूमिका रही और वहाँ सफलता, वो सफलता मेरी नहीं थी, वो सफलता वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की। और आज 14 के बाद आदरणीय मोदी जी ने इतनी नीचे तक अपनी बना दी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो जो भी भूमिका, जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, तो राजस्थान में भी कोर कमेटी की बैठक में जाता हूँ, जो सुझाव है, जो उनको अच्छा आवश्यकता है। और देखिए आखिर सेकंड लीडरशिप भी तो आनी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। क्या आपको और नहीं मैं लगता कि राजस्थान में शहमात का खेल चल रहा है, गुटबाजी है? हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो भी रवाना हो चुके, वहां पर देखिए वसुंधरा जी के कारण अस्थिरता देखी ये जा रही है, देखिए पार्टी तय नहीं कर पा रही है क्या ये करें क्या नहीं करें। स्वाभाविक सतत भारतीय जनता पार्टी का एक प्रक्रिया है। उनके समय पूरा हो चुका था, बल्कि ऊपर समय निकल रहा था, काफ़ी समय से आता, तो नए अध्यक्ष बन से उनसे और लगभग 10 साल छोटे को अध्यक्ष बनाया। तो ये युवाओं को आगे बढ़ाना, ये पार्टी में नई भर्ती करना, नए लोगों को लेना, नहीं तो हम इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनते, जी जी। हमारा नॉर्थ ईस्ट में कैसे प्रभाव होता, हम दक्षिण में कैसे घुसते जब तक वहाँ के लोगों को नहीं लेते। तो भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती है, तो स्वाभाविक है सब में खाली हम ही नहीं होते, सब में यानी हर मतदाता हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और कल जब अगर आपने देखा हो कि जो प्रधानमंत्री जी ने नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया, उस समय अगर उसका उनका उद्बोधन देखा हो, तो उन्होंने कहा हमारी सीमा खाली इस कार्यालय की नहीं है, हाँ। पूरे हिंदुस्तान की सीमा है हमारी सीमा है। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता को पूरी सीमाओं की चिंता करते हुए, यानी हर कोई देश का कोना ऐसा नहीं छुपे। और ये पहली पार्टी है कि जो बूथ को और पन्ना प्रमुख को केंद्रित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर छोटा कार्यकर्ता तक, प्रधानमंत्री से लगाकर छोटा मंत्री तक भी बूथ तक कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहा है। इसलिए मेरे मन में राजस्थान में रहना, आज के बाहर जाकर के, मुझे तो उस समय 2001 में मध्य प्रदेश भेजा गया था, तो उस समय भी जाकर के, और वहाँ दिग्विजय सिंह जी 10 साल से बैठे थे, उमा जी को हमने सीएम बनाया था। तो एक कार्यकर्ताओं की टीम होती है, एक टीम मंडली होती है जिसको बाहर भी भेजा जा सकता है। तो मैं अगर आज छत्तीसगढ़ में गया हूँ तो मुझे तो प्रसन्नता है कि मुझे एक टास्क मिला वहाँ कुछ करके दिखाने का। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी जरूर कमल खिलेगा। जी, मैं छत्तीसगढ़ में बात करूंगा, लेकिन इसके पहले उस संदर्भ का जिक्र करूंगा, आपके उस बयान का जिक्र करूंगा जिसमें आपने कहा था कि गलत फहमी में मत रहना, मैंने जहां खूंटा अगर गाड़ दिया तो मोदी जी भी टिकट नहीं काट सकते मेरे आदमी का। देखिए उसको, मेरे शब्दों को गलत लिया गया, मैंने बाद में ठीक भी किया उसको। जी। वो जो मैंने शब्द, ऐसा नहीं था, मैंने कहा मैं चुनाव समिति का मेंबर हूँ, और चुनाव समिति के मेंबर के नाते ये जो आजकल होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाकर आप भीड़ दिखा करके लेने चाहते हो, मैं राजस्थान के प्रत्येक मंडल स्तर तक की रिपोर्ट रखता हूँ, और वो रिपोर्ट मैं ऊपर भी रखूंगा। इसलिए आप खाली बैनर और प्रदर्शन करके चुनाव नहीं जीतेंगे, हम भी जानते हैं, और केंद्र के पास भी सारी सूचना रहती है। और इसलिए उस आधार पर मैंने ये बात कही थी, लेकिन उसको संदर्भ थोड़ा गलत था, वो ठीक नहीं था, और मैंने उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए दूसरे दिन ही बयान भी दे दिया था, और वो बयान छपा भी सब में। और वो भी देखिए बहुत प्लानिंग से बाद में छपा है। अगर आप, मैं जिस दिन बोला उस दिन के उस क्षेत्र के अखबार देखें तो कहीं ये न्यूज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन रात को किसी ने ट्वीट किया उस बात को, फिर दूसरे दिन, और तो प्रिंट मीडिया में कहीं नहीं जा, सोच लोकल चैनल चला तो, लेकिन वो कोई ऐसा मेरा अहम का झलक होना या मुझे मोदी जी के बारे में, ये एक कभी संभव नहीं। हम 1972 से साथ काम कर रहे हैं। चलिए, वो आपने स्पष्ट कर ही दिया। आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, तीनों जगह एक साथ चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बाद में फिर बीजेपी ने वहां सरकार बना ली। छत्तीसगढ़ बहुत चैलेंजिंग स्टेट है, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, स्वाभाविक तौर पर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, आप वहां पर प्रभारी के तौर पर हैं, आप चीज़ों को आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ वाकई इतना आसान है, नेता के देखिए तौर पर, मैं, चेहरों के तौर पर, मुद्दों के तौर पर? देखिए मैं जब कहीं पे भी जाता हूँ जी। नए दायित्व को, तो मैं कभी उसको आसान नहीं मानता, और मैं नीचे तक कार्यकर्ता से संपर्क बना करके वहाँ की पहले आकलन करता हूँ। तो मैं लगभग 5 संभाग है, 3 संभागों की डिटेल मंडल अध्यक्षों तक, मंडल के महामंत्रियों तक मिल चुका हूँ। उसके साथ साथ 7-8 जिलों में मिल चुका हूँ। अभी 8 तारीख के बाद 2 संभाग में और चला जाऊँगा। तो मैं पहले कार्यकर्ता को से, और उसका सादा सा उदाहरण देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 3 किस्तें जाने के बाद भी राज्य सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने अपने स्टे की हिस्सेदारी की
6 लाख ऐसे लोग थे जो रजिस्टर्ड थे, उनको नहीं मिला। और अगर आपने 15 तारीख का छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का दृश्य विधानसभा घेराव का देखा होगा तो आपको लगेगा कि कार्यकर्ता खड़ा हो चुका है। किया बहुत अच्छा इतना बड़ा प्रदर्शन किया। ऐतिहासिक, और कांग्रेस के मन में भी भय पैदा हुआ है और पार्टी का कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह में है और उनको लगा इस तरह का हम कार्यक्रम, ये पहली बार हुआ है मुझे लगता है 4.5 सालों में बिल्कुल पहली बार सरकार हुआ। जाने हाँ, के बाद। पहली बार हुआ। और इतना विराट, हम मैं ये कह सकता हूँ हमारी अपेक्षाओं से ज़्यादा भी लोग आए हैं और हमने 6 लाख ऐसे फार्म इकट्ठे किए, प्रपोजल दिए। प्रपोजल हमारा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर के उन पे साइन किए कि मेरा मकान मेरे सूची में आया था, मकान नहीं बना, आधा बना, थोड़ा सा बना, नहीं बना, बाकी पैसा नहीं आया। ये सारे 6 लाख फार्म हमने इकट्ठे किए और भूपेश सरकार का हमने एक्सपोजर किया कि किस प्रकार से झूठ बोल करके वो सरकार चला रहा है। वादे किए थे कुछ और करता कुछ और है। प्रधानमंत्री जी के जो भिन्न भिन्न योजनाओं को पैसा जाता है, वो पैसा खर्च कहीं करना चाहिए, खर्च कहीं करते, तो एक्सपोज हो चुका। और मेरा विश्वास है कि मेरा छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता जिस उत्साह से खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से हम चुनाव के बाद ही बैठेंगे आपके साथ, जी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहाँ पे आपने ये महसूस भी किया होगा, कार्यकर्ता पार्टी के लिए ज़रूरी है, हर कार्यकर्ता एक कड़ी होती है, वो एक बेस होता है, लेकिन आपको लगता है कि चेहरे का अभाव है वहाँ पर और बिना चेहरे के चुनाव देखिए, जीतना बहुत मुश्किल है। आप दिल्ली में देश की राजनीति में आप नरेंद्र मोदी जी को चेहरे के तौर पर सामने नहीं, रखते मैं हैं। आपको इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता आपके इस प्रश्न को। जी। मैं लगभग 7 प्रांतों में प्रभारी रहा हूँ। बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहाँ हमने चेहरा घोषित नहीं किया। जैसे मैं महाराष्ट्र में गया, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल नहीं थे, उनसे सीनियर लोग बहुत थे, हमने चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री बने। और पहली बार 35 साल के बाद जो 35 साल से छोटा भाई था, बड़ा भाई बना गया हूँ 15 में। उसके बाद यूपी में हम गए, 405 में से हमारे पास 47 सीट थी। और जब मैंने 265 का कहा, हमारे केशव मौर्य जी से नारा स्लोगन दिलवाया, तो मेरे भी कार्टून छपे थे। कोई मान ही नहीं सकता था कि कैसे सरकार आएगी, बिना चेहरे की सरकार आई। तो चेहरा होकर के ही सरकार आना, ये मैं नहीं मानता हूँ। पार्टी का जॉइंट संघर्ष होना चाहिए, जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए, उससे संघर्ष। और इस समय तो देखिए देश में मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है, जो देश ही नहीं विश्व में, कि हम मोदी जी की योजनाओं को ही, जो योजना है उनको अगर गांव तक नीचे तक पहुंचा दिया और ढंग से पहुंचा दिया, 2018 में भी स्वाभाविक। था, मोदी जी का चेहरा तो 2018 में भी था। नहीं, मैं 18 की बात क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक विषय अलग हो गया, मैं आज की बात कह रहा हूँ। 18 में होने के बावजूद भी मिले तो 2.5-3 साल ही ना मुझे, और हो सकता है क्या रही वो सारा मैं विश्लेषण कर चुका हूँ, क्या कारण है वो क्या नहीं है, सारे मैंने विश्लेषण 50 मीटिंग कर चुका हूँ। और आपको पता है कि मैं खाली हवाई यात्रा नहीं करता हूँ, हाँ, आप मैं जमीन पे जाता हूँ काम तो अपना करते हैं। परमानेंट कैंप करके हर स्टेट में बैठता हूँ और लगातार घूमता हूँ। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जिस प्रकार से कार्यकर्ता खाली एक इशूज पे, बहुत जल्दी हम दूसरा इशूज और लेने वाले हैं, तो हर चीज पे भूपेश बघेल की सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा करे, इसका झूठ कैसे पर्दाफाश करे, वो निश्चित रूप से करके, और कार्यकर्ता निश्चित रूप से खड़ा हो गया है। और मैं मानता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने खाली प्रधानमंत्री आवास योजना पे कोई बूथ ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ वो नहीं गए और वहाँ से संग्रह करके नहीं लाए हो, फार्म भरा के नहीं लाए हो, वहाँ के लोगों से जानकारी करके नहीं लाए, तब जाके इतनी बड़ी संख्या हुई। नहीं तो कोई मानते नहीं थे कि आप लोगों ने भी उसको 1 लाख लिखा है, जी। दिखाने वालों ने भी 1 लाख दिखाया, और जिस प्रकार का बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको भी कूद करके वहाँ तक गए। तो अब कार्यकर्ता संघर्ष के मूड में आ चुका है। और ये मानिए भूपेश बघेल मीडिया में, छवि में, ऊपर में होंगे, लेकिन नीचे उनकी वो एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो गोठन के नाम से हो, चाहे वो गाय के नाम से हो, चाहे वो रामपथ गमन के नाम से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से हो, ये सारा एक्सपोजर वो भूपेश बघेल एक्सपोज हो चुके हैं। आपने प्रदेश अध्यक्ष बदला, आपने नेता प्रतिपक्ष बदला, और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कांग्रेस ने एक मुद्दा उठा के उसको आपका जो एक रास्ता था उसे भौतरा करने की कोशिश की। नहीं, देखिए ये इस तरह उनके के बेटे के ऊपर जो आरोप पुराना लगा। मुद्दा, झारखंड का मुद्दा, और इस तरह से उठाया या आपको लगा कहीं चूक हुई इस मसले पर? वो चीज़, और ये किसको पता था कि क्या होने वाला था। हमारे कैंडिडेट थे उपचुनाव में जी, उनके ऊपर पुराना उनके केस ऊपर, निकाल हाँ। दिया। तो ये सब चीज़ें तो भूपेश करेंगे, हमको भी पता करेंगे, लेकिन हम हमारे कार्यकर्ता के बलबूते पर, हमारे संगठनात्मक शक्ति के बलबूते पर सरकार में आएंगे।
इसलिए भूपेश बघेल ये कह रहे हैं, भूपा भी आज भी ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में है, कल भी ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में थी, परसों भी ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में पहुंची थी। भूपेश बघेल ये कहते हैं कि बीजेपी कमजोर है, उनके नेता चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए केंद्र और बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, हमारे अधिकारियों को, हमारे लोगों को, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे मानना है कि उनके एक सीनियर आईएएस को पिछले दिनों से जेल में है, तो कोई तो कारण होगा ना, क्यों है जेल में, अभी तक जमानत क्यों नहीं हुई उनकी। इसलिए भूपेश बघेल जी उसकी चिंता नहीं करे, अपने स्टेट में जो पैसा केंद्र से आ रहा है, उनका जो भी रेवेन्यू है, उस स्टेट के विकास की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से दूर हटके हम हमारे संगठनात्मक शक्ति को नीचे तक कैसे जाए, हम विधानसभा 90 की 90 विधानसभाओं में कैसे किस प्रकार के लोग लाए, उसकी चिंता करने में हम लगे। हम भूपेश बघेल क्या आरोप लगा रहा क्या नहीं, ईडी क्या करी, जवाब दे ईडी को, कोर्ट में क्या हो रहा दे जवाब कोर्ट को। जैसे अभी आपने हमारे नेता प्रतिपक्ष, तो कोर्ट जो करेगा वो माननीय, हमें न्यायालय पे भरोसा है। नेता प्रतिपक्ष भी बोल चुके हैं, मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो जो भी करे हम उस विषय को लेकर के ही क्या ढोल बजाते रहेंगे क्या, हम पार्टी का काम नहीं करेंगे क्या। तो हम हमारी पार्टी का काम करेंगे, और पार्टी निश्चित रूप से पिछले 4 महीने से जबरदस्त सक्रिय होकर के एकदम एक्टिवली मैदान में उतर चुकी है। आप ओम जी जहां जाते हैं वहां तो कार्यकर्ता भी उत्साहित हो जाता है और एक नई रणनीति बनती है, और वो रणनीति कारगर भी होती है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, 6-7 महीने का समय बचा। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनने वाली है? कुछ चेहरों को केंद्र में स्थान दे सकती हैं, कुछ चेहरों को वहीं पर मौका मिल सकता है, कुछ नए युवाओं को लाया जा सकता है, या गुजरात मॉडल जिसकी चर्चा बार बार चलती है, गुजरात मॉडल जैसा कुछ सेटअप स्थापित हो? देखिए, एक तो ये बात मान के चलो कि किसी स्टेट में कोई पार्टी रणनीति अपनाती है, वो हर जगह लागू नहीं होती जी। हर स्टेट की अपनी भौगोलिक और सोशल इक्वेशन अलग अलग होती है, पॉलिटिकल इक्वेशन भी अलग अलग होती है। इसलिए स्टेट को ध्यान में रख करके हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है, नंबर 1। इसलिए ये कहीं की मान लो गुजरात में कोई कल हुई रणनीति, वो रणनीति क्या गुजरात में छत्तीसगढ़ में होगी क्या, या राजस्थान में होगी, ये इससे कहीं लोगों नहीं है। वहाँ क्या स्थिति है उसको ध्यान में रख करके हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट निर्णय लेता है। एक आपने और पूछा कि भी कौन कुछ लोगों को यहाँ लाएंगे, कुछ लोगों को वहाँ लाएंगे, ये सारा काम हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड का रहता है, जिसमें वहाँ के कार्यकर्ता को संबंध है। और मैं ये सोचता हूँ कि चुनावी रणनीति में इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता। अच्छा, चुनावी रणनीति में आप नीचे बूथ तक किस तरह से मजबूती से अपना ध्यान दे रहे हो, बूथ तक आपकी सक्रियता कितनी है, आपके उम्मीदवार चयन में आपने किस प्रकार से सोशल भौगोलिक इक्वेशन कर रहे हो। और मेरा जैसा व्यक्ति तो जाता है एक जिले को केंद्र मान के, डिवीजन को केंद्र मान के, 2-2 जिलों का क्लब बना करके सारा सोशल, ये यूपी जीता हमने ऐसे ही नहीं जीता जी। जब मैंने नदी किनारे की जातियों की थोड़ा यूपी के चढ़ना की, तो कई तरह की जातियां वहाँ, काम एक तरह का मछली पकड़ने का या नाव का, लेकिन 50 तरह की उसमें भी अलग अलग है। तो मुझे लगा कि इनको कैसे पकड़ा जाए। अब आप बुंदेलखंड का देखिए, 19 सीट थी और हमारे पास सिर्फ एक झांसी की थी, बाकी 18 सीट को अन्य दलों के, मतलब हमारे पास नहीं थी, और चुनाव में 19 की 19 सीट लाए। ये सिर्फ सोशल और भौगोलिक इक्वेशन के आधार पर आई, पॉलिटिकल इक्वेशन के आधार पर आई। तो वो जो काम करना है हमें 3 तरह का, वो हम कर रहे हैं और पूरी ताकत से कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता मन बना चुका है कि हमको इस बार हर हालत में सरकार में वापस आना है। मतलब कांग्रेस जो मुद्दा बना रही है बाहरी बनाम भीतरी, क्योंकि वो ये मानती है कि पिछली जो 15 साल की सरकार थी उसमें एक तो जो स्थानीय जाति का वर्चस्व है, ट्राइबल और ओबीसी, उनको वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला, सामान्य वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। दूसरा बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा जो भूपेश बघेल ने इस वक्त चला है, आप इनसे हटकर, इन मुद्दों से हटकर प्लानिंग बना रहे हैं या इनको ध्यान में रखें? ये बहुत बड़ा तरीके से इन दिनों डेवलप हुआ है जी, बघेल जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़िया नॉन छत्तीसगढ़िया, हाँ, ये शब्द उपयोग किया हाँ, उन्होंने। हाँ, और ये सब हमारे ध्यान में है, ये मुद्दा है वहाँ निश्चित रूप से, मैं इसको डिनाई नहीं करता, ये मुद्दा है। लेकिन अब क्या करना वो तो हमारा काम है ना जी। तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो आने वाला समय आपको बताएगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि छत्तीसगढ़िया नॉन छत्तीसगढ़िया वाला मुद्दा है, लेकिन 15 साल ये रहते हुए भी, करते हुए भी कांग्रेस बाहर रही है, ये भी उनको ध्यान रहना चाहिए। इसलिए सबको ध्यान में रख करके देखिए, पार्टी में कभी भी किसी को एक पर्सनैलिटी को बाहर या अंदर नहीं किया जा सकता है। सबका सम्मान करते हुए, सबका साथ लेके, जब हम पूरे समाज को सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो पार्टी में हम सबको साथ लेकर के, आपने देखा होगा उस दिन हाउस भी चल रहा था 15 तारीख को, तो हम जो हाउस में बोलने वाले थे उनको हाउस में रखा,
और जिनको स्टेज पे लाना था, रमन सिंह जी तक को दिल्ली आए हुए थे, वो तो जांच के लिए स्टेज पे रहे। तो ये एक रूपता करना और क्योंकि छत्तीसगढ़ी चाउर वाले बाबा के तौर पर अभी भी रमन सिंह की पहचान वहां है ना, निश्चित रूप से। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि सबको साथ लेकर के, और ये जो आपने विषय बताया छत्तीसगढ़िया नॉन छत्तीसगढ़िया, ये ध्यान रख करके ही हम रणनीति में आगे बढ़ रहे हैं। ओम जी, आप जो करेंगे बेहतर करेंगे, और जहां आप करते हैं वाकई बेहतर करते हैं, उसका परिणाम भी निकल कर आता है। हमने यूपी भी देखा, हमने महाराष्ट्र भी देखा, हमने मध्य प्रदेश भी देखा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, राजस्थान के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी, धन्यवाद, पूरे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।